हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ आज के जीएस क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? शहनाई, बांसुरी, तबला या सरोद? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, तबला। अल्लाह रखा खां, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1919 को। मृत्यु फरवरी 2000 में। 3 फरवरी 2000 को अल्लाह रखा खां की मृत्यु हुई। और ये सुविख्यात तबला वादक और सर्वश्रेष्ठ एकल संगीत वादकों में से एक माने जाते हैं। अल्लाह रखा खां को संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1977 यानी कि 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अल्लाह रखा खां किस वाद्य से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, तबला से संबंधित है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल का नाम आपको बताना है, कौन सी है? ऑप्शन सही हो जाता है हमारा सी, चावल है। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल चावल है। आप सभी जान रहे होंगे, वहाँ पर मछली चावल सबसे मुख्य और सबसे पसंदीदा व्यंजन पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। पूर्व में स्थित है ये, और जिसका मुख्य फसल क्या है? चावल है। जिसकी मुख्य फसल चावल है। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। और दूसरे स्थान पर कौन है चावल के उत्पादन में? दूसरे स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल राज्य में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और चावल में अपना उत्तर प्रदेश ये दूसरे स्थान पर है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जूट और चावल के लिए पश्चिम बंगाल ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोर्शिया किससे संबंधित है? पोर्शिया ये किससे संबंधित है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट चिल्ड्रन, मैन एंड सुपरमैन? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास को करते होंगे सभी देखते होंगे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर के आते हैं, बिना किसी लापरवाही के और बिना किसी लाग लपेट के। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है, और पोर्शिया इस नाटक के मुख्य पात्र का नाम है। तो आपको यहाँ पर बताना है शेक्सपियर के द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध नाटक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है? तियानअनमेन स्क्वायर किससे संबंधित है? चीन, श्रीलंका, अमेरिका या नेपाल? तो नाम से भी कुछ पता चल रहा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, ये चीन से संबंधित है। यह स्थान कहाँ पर है चीन में? तो चीन के बीजिंग में ये स्थित है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? वायु दाब को नापने वाला उपकरण आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, बैरोमीटर। तो वायु दाब को नापने वाला जो यंत्र है ये बैरोमीटर है। ठीक है, अच्छा, क्रोनोमीटर से क्या नापा जाता है?
देखिए एक तो हमें क्वेश्चन तैयार हो गए, लेकिन साथ साथ में हम और भी क्वेश्चन तैयार करते जाएंगे। क्रोनोमीटर, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रोनोमीटर क्या है। तो क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। और एनीमोमीटर के द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपके 4 तो ऑप्शन से तैयार हो गए, एक ऐसे तैयार हो गए, पूरे 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन से होने वाला रोग पीलिया, पोलियो, टाइफाइड या ग्वाइटर है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर, जिसे आप घेंघा कहते हैं, गले में सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने के कारण जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है, इस तरीके से थायराइड ग्रंथि, इसमें सूजन आ जाती है, तो पूरा गला फुला फुला सा दिखता है। और ये सामान्यतः जो रोग होता है बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा कि बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है? तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये रोग तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन यानी कि उनके जल में नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? वहाँ जल में आयोडीन नहीं पाया जाता है, इसलिए बर्फीले जगहों पर पाए जाने वाले लोगों में ये रोग ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होता है। ग्वाइटर लिखा रहे या घेंघा लिखा रहे हैं, आप एक ही ऑप्शन आप समझिएगा। अगला है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है, अमोनिया है, क्लोरीन या नाइट्रोजन? ऑप्शन सी सही हो जाता है। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, कुएं में डाला जाता है। आप सभी जान रहे हैं, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितना? 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है? 50%, 75%, 60 या 100%? बहुत सही, ऑप्शन हम बी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, 75%। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता का बोध करवाता है। और सोने में देखिए, सोने की ये शुद्धता का बोध कराता है, लेकिन हीरे के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो ये हीरे के भार को दर्शाता है। तो हीरे का कितना भार होता है वो भी कैरेट में ही बताया जाता है। अच्छा, सोने की तरफ अगर हम चलते हैं तो सोना जो होता है 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है। कहा जाता है कि एकदम से शुद्ध 24 कैरेट का सोना है ये। ठीक है, तो सोना बहुत ही अधिक मुलायम धातु होने के कारण आभूषण तैयार करते समय इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इसमें कुछ धातु का मिश्रण मिलाया जाता है। यानी कि अगर शुद्ध सोने का यानी कि 24 कैरेट सोने का अगर आभूषण बनाया जाए तो बहुत ही लचकदार होता है, तुरंत ये लचक जाएगा और जो भी मॉडल से जो भी बनता है वो बिगड़ जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें 24 कैरेट यानी कि अगर हम पूरे शुद्ध सोने की बात करते हैं तो पूरे शुद्ध सोने का अगर आभूषण बनाया जाता है तो ये लचक जाता है। तो इसलिए इसमें कुछ न कुछ मिश्रण डाला जाता है जिससे कि इसकी शुद्धता कम हो जाए और ये जो आभूषण रहे ये लचकदार ना बने, मुलायम रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें समझा देते हैं। देखिए अपने अकॉर्डिंग, चूँकि 24 कैरेट में 24 कैरेट बराबर क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, इसलिए 18 कैरेट बराबर क्या होगा? इसलिए 18 कैरेट बराबर इसकी शुद्धता कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो इधर में जो ज़्यादा होगा उसका हम भाग कर देंगे पक्षांतरित करके, 100 गुणे 18/24 कर देंगे। तो कितना हो गया? 8 3 24, सॉरी ये 18 है ना। चलिए इसको हम और अधिक अच्छे तरीके से 100 गुणे 18/24 हो गया। 2 9 18, 2 12 में 3 3 9, 3 4 12, 4 यहाँ 25 हो गया, 25 3 75 हो गया। तो 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोना कितना होगा? 75% होगा। तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है। क्लियर हो गया? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्लियर मैंने बता दिया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही लगा लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? विश्व में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत या रूस में? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा अंटार्कटिका। ऑप्शन ए अंटार्कटिका। विश्व में सर्वाधिक बर्फ कहाँ पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में। ठीक है। और जो पृथ्वी का दक्षिण है, यानी कि पृथ्वी के दक्षिण में स्थित ये महाद्वीप, इसकी खासियत है उच्च वेग और ठंडे तूफानों से भरा हुआ है। उच्च वेग से यहाँ पर हवाएं चलती हैं और ठंडे ठंडे पूरे तूफान आते हैं। और 140 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये महाद्वीप, और इस महाद्वीप का 98% भाग हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है, अंटार्कटिका का। और 144 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही बताया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम आपको बताना है। तो जापान की संसद है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, डायट, जो हमारे जिले पर होता है। तो जापान की संसद का नाम डायट है। और यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी बात उठ रही होगी, ये सारे ऑप्शन, यानी कि शोरा किस देश की संसद का नाम है? चलिए, अफगानिस्तान। जब भी कभी शोरा आ गया तो आप अफगानिस्तान पर टिक करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायत ये किस देश की संसद का नाम है? ये है नेपाल। ठीक है, नेपाल का। अब आपको बताना है मजलिस क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, एक तो आपको खोजना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? वृक्ष की उम्र हम कैसे जानेंगे? उसकी मोटाई को नाप करके बता देंगे, या उसकी प्रौढ़ता को देख करके बता देंगे, या उसके वार्षिक बलयों को गिन करके, या उसकी शाखाओं को गिन करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। वृक्ष की उम्र, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, उसके वार्षिक बलयों को माप करके। वार्षिक बलय क्या है? जैसे आप ये वृक्ष ऐसे कटा हुआ देखते होंगे पेड़, तो यहाँ पर वार्षिक बलय होता है। जैसे इस तरीके से एक रिंग जो बनी हुई होती है, वही है वार्षिक बलय। ये जितने रिंग इसमें बने होते हैं उतने साल पुराना ये पेड़ हुआ होता है। बस ये वार्षिक बलय है, ये एनुअल रिंग जिसे कहा जाता है, ये एनुअल रिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या। देखिए, ये है आसान सा क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा भी खूब जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या है 206। 206 होती है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपका अस्थियों से रिलेटेड पूछा जाता है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या होती है 300। लेकिन कई अस्थियों के आपस में जुड़ जाने के कारण वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 रह जाती है। यहाँ पर हड्डियों की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, एक नहीं दो क्वेश्चन। दो कौन से क्वेश्चन है? पूछा जाता है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी? ये है फीमर की, जो जांघ में पाई जाती है। और पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये है कान की हड्डी। कान की हड्डी होती है, इसका नाम है स्टेपीज। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन, इवन 4 क्वेश्चन। 206 देखिए, मानव शरीर में जो वयस्क होते हैं 206, जो बालक होते हैं बच्चों में 300 होता है। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर है, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी कान की हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज। तो यहाँ पर आपके पूरे 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं और चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक युवक का हृदय स्पंदन करता है कितनी बार? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए 72 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, 60 या 120। हृदय स्पंदन पूछा जा रहा है, हार्ट बीट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, 72 बार प्रति मिनट। एक वयस्क और सामान्य व्यक्ति है, उसका हृदय स्पंदन जो होता है वो 72 बार 1 मिनट में होता है। और आपको बता दें, बच्चों में हृदय स्पंदन की दर क्या होती है? सामान्य, ये तो सामान्य है,
लेकिन उनमें जो हृदय स्पंदन की दर होती है वो सामान्य से अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे अवस्था ज़्यादा बढ़ती है तो हृदय के स्पंदन की दर कम हो जाती है। तो सामान्य से अधिक ये होती है बच्चों में, सामान्य से कम जो होती है ये होती है एज बढ़ने के साथ में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? एक्यूपंक्चर विधि ये प्रागैतिहासिक जंतु का नाम या एक फसल का नाम, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, ट्यूबों में पंक्चर जोड़ने की विधि, जो पंक्चर हो जाता है ट्यूब टायर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। वेरी गुड, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है एक्यूपंक्चर विधि। इससे क्या होता है, इस विधि का प्रयोग दर्द को दूर करने में, यानी कि दर्द निवारण में और आपके स्वास्थ्य सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये चीन की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जहाँ कहीं पर भी जैसे कुछ दर्द होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को दबाने को कहा जाता है, फिर वो दबाने से वहाँ पर आराम हो जाता है। मतलब बहुत ही छोटी सी एरिया होती है, उसका कनेक्शन लोग जानते हैं, जो भी इसका स्पेशलिस्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को दबाने को बोला जाता है, फिर उसके साथ ही जहाँ पर दर्द हो रहा होता है वहाँ पर धीरे धीरे आराम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? 1944, 42, 9 या 1930 में? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, 1942 में। अंग्रेजों को भारत से भगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट अगर हम बताएं आपको तो 9 अगस्त 1942 को, ठीक। और इसी आंदोलन के दौरान ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है जो हम आपको बताने चले हैं। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को। इतने क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपसे पूछी जा रही। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। और भारत की मुद्रा ये रुपया। रुपया कहाँ की मुद्रा? भारत की। और ब्रिटेन की है पाउंड। पाउंड कहाँ की है? ब्रिटेन की है। दीनार कहाँ की है? ये दीनार इराक की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? पटसन उद्योग के लिए, सूती वस्त्र के लिए, काशीदाकारी के लिए या सोना के लिए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। सूरत सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूरत शहर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। और ये शहर ही पूरा मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इस शहर को एक विशेष नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया है? सिल्क सिटी। सिल्क सिटी और दूसरा है डायमंड सिटी। सिल्क सिटी और डायमंड सिटी। ध्यान रखिएगा, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सूरत को। डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत को, ठीक है। और आपको बता दें ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये है गुजरात में, ठीक है। गुजरात का ये राज्य शहर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस नहीं पाई जाती? क्योंकि 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको अलग से मैंने बताया क्वेश्चन में जोड़ करके करेक्ट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन डी क्लोरीन है।
पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में ये जान ही रहे हैं कि गैसीय आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल, और इसका संगठन इस तरीके से है। कैसे? नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 78% है, ऑक्सीजन का 20 पॉइंट समथिंग है, और आर्गन का 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। नियान है, इसमें हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो क्लोरीन है। देखिए मैंने आपको बताया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, और इसके अलावा अगर कोई भी गैस पाई जाती है उसमें जलवाष्प भी है, और कोई भी गैस लिखा रहता है ऑप्शन में तो आपका उत्तर हमेशा नहीं में ही आएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। फटाफट से एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। हमारा क्वेश्चन है अल्लाह रखा खां किस वाद्य से संबंधित है? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, तबला। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल ऑप्शन सी सही हो जाता है, चावल है। नेक्स्ट है पोर्शिया किससे संबंधित है? पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस के मुख्य पात्र हैं, ऑप्शन ए। अगला है तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है? तियानअनमेन ऑप्शन ए सही हो जाता है, ये चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? वायुदाब बैरोमीटर, ऑप्शन बी। आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की वजह से ऑप्शन डी सही हो जाता है, ग्वाइटर रोग होता है। अगला है कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितना? 18 कैरेट में शुद्ध सोना ऑप्शन बी सही हो जाता है, 75%। मैंने आपको निकाल करके भी बताया किस तरीके से। ठीक है, चूँकि 24 कैरेट में 100% होता है, इसलिए 18 कैरेट में कितना होगा? कम होगी इसकी शुद्धता, तो कम में जो पक्षांतरित के इधर रहेगा यानी कि बराबर के इधर, कम के लिए ज़्यादा का भाग, यानी कि 100 गुणे 18 बटा आपको 24 कर देना है। सॉल्व करेंगे तो आपका 75 ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे ही चाहे जितना परसेंटेज पूछा जाए 18 कैरेट में या फिर पूछ लिया जाए 15 कैरेट में, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। फिर है विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम आपको बताना है। जापान की संसद ऑप्शन बी सही हो जाता है, डायट है। अगला है वृक्ष की उम्र नापने की विधि है। वृक्ष की उम्र नापने की विधि कौन सी है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, उसके वार्षिक वलयों को गिन करके वृक्ष की उम्र मापी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 206। हमारा अगला क्वेश्चन एक युवक हृदय स्पंदन कितनी बार करता है? ऑप्शन ए 1 मिनट में 72 बार। अगला क्वेश्चन है निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? एक्यूपंक्चर ऑप्शन सी सही होता है, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है एक्यूपंक्चर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, 9 अगस्त 1942 को। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ये आपको बतानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑप्शन सी सही हो जाता है, डॉलर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, क्लोरीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट जीएस के। हमने पूरे एनसीईआरटी से कवर कराए हैं, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले पूछेंगे आज का सवाल। ठीक, चलिए सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमारा आज का सवाल है कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या नाइट्रोजन, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? और ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
और आप लोग डेली क्लासेस किया करिए, फिक्स टाइम पर क्लासेस चलती हैं, मॉर्निंग में 6 बजे और दोपहर के 3 बजे। जितना ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे, हमेशा हर क्लास में ये गारंटी लेते हैं कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ आ रहा है, तो तब भी हम गारंटी लेते हैं कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख करके जाएंगे, नहीं तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपका नया ज़रूर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही क्लास को करते हैं कंप्लीट, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।